हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए इस एग्जांपल की। तो देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, इसमें हमें यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यहाँ पर देखिए हमें नेबला दिया हुआ है और ये नेबला ऑपरेटर हमें अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे। तो देखिए यहाँ पर ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के इस तरह के हम एग्जांपल्स यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसी एग्जांपल को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका हमें क्या निकालना है, देखिए नेबला निकालना है। ये जो नेबला सिंबल है ये किसे डिनोट करता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। अब यहाँ पर देखिए ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस पे अप्लाई करना है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, जो फंक्शन होता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं और माइनस उससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होती है, देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस एच। देखिए डेफिनेशन ये होती है, नेबला fx होता क्या है, उसी फंक्शन में से हम उस फंक्शन की जस्ट प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर x की जो भी वैल्यूज होती है, देखिए x की वैल्यूज इस तरह से मानी जाती हैं यहाँ पर a प्लस एच, या फिर हम जनरल केस भी हम ले सकते हैं। देखिए x की वैल्यूज यदि इस तरह से है x प्लस 2h, तो ये सब क्या है, h के डिफरेंस पे होती है, इक्वल इंटरवल h पर होती है। अब यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू हम इस तरह से लेंगे, ये लीजिए। तो ये इसी के करस्पॉन्डिंग देखिए हमने यहाँ फंक्शनल वैल्यू ले ली। ये कहलाती है, देखिए ये कंसेक्यूटिव टर्म्स कहलाती है। और यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होता है, किसी टर्म में से जस्ट हम प्रीवियस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, देखिए नेबला fx, उसी को कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए fx में से जस्ट पहले वाली टर्म, तो यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन यदि हम अप्लाई करें तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया fx और ये हो गया f ऑफ x माइनस एच। सिंपल सी बात है। हालांकि इस बात पर काफ़ी डिटेल में हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हमने देखे थे और ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन हमने देखे, और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ अगर सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, प्लस 2x माइनस 2h। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2x यहाँ पर इस प्लस 2x से बाहर माइनस है, इस वजह से कैंसिल हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी टर्म यहाँ बचेगी, एच स्क्वायर माइनस 2xh, ये यहाँ पर देखिए चेंजेज हो जाएगा, इसमें माइनस है तो अंदर वाली जितनी भी टर्म है उनका साइन हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा प्लस माइनस एच स्क्वायर और प्लस 2h, और यही है देखिए फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे सीधे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से है। इसमें भी देखिए हमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है, किसका, cos x का। चलिए निकाल देते हैं। देखिए अगर हम नेबला की अगर डेफिनेशन देखें, ये जो नेबला सिंबल है, नेबला सिंबल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डेल्टा सिंबल होता है और ये नेबला सिंबल होता है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए नेबला, और इसे कहते हैं हम डेल्टा।
तो यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस और ये बैकवर्ड डिफरेंस, देखिए सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी हमें निकालना है वो क्या है, यहाँ पर नेबला सिंबल है, और नेबला सिंबल का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन हम अप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, cos x माइनस cos x माइनस h। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की डेफिनेशन, डेल्टा क्या सॉरी नेबला की डेफिनेशन, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी, तो इस तरह का रिजल्ट मिला है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे रिजल्ट आ चुका है, सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। देखिए cos c माइनस cos d क्या होता है, वैसे बहुत छोटी बात है। देखिए cos c माइनस cos d इक्वल 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। यहाँ चेंजेस हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए 2 sin, दोनों को प्लस कीजिए 2x, और यहाँ पर देखिए माइनस h बाई 2, ये लीजिए दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करके उसका हाफ करें ये मिलेगा। और उसके बाद देखिए इस वाले में से ये वाला आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस h, कितना मिलेगा माइनस h, और उसका हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा देखिए माइनस h बाई 2। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर, और इस माइनस को भी हम आउट कर लेते हैं, माइनस 2 साइन, चलिए इस फॉर्मूले को तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो देखिए क्या हमें मिलेगा फाइनली, यहाँ पर देखिए माइनस 2 साइन h बाई 2, इस माइनस को भी हम बाहर ले लेंगे, है ना, प्रॉपर्टी है देखिए सिंपल सी, ये लीजिए, और यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बेसिक प्रॉब्लम्स सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो देखिए इसी से हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और अच्छी प्रैक्टिस आपके होगी तो देखिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल भी देखिए बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इन्हें सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हम सोल्व करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, वैसे शुरुआत देखिए सिंपल से ही होती है, बाद में हम सिंपल टू हार्ड उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर डेल्टा निकालना है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा 3x प्लस cos x। अब यहाँ पर देखिए हम लीनियर प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे पूरा फंक्शन मान लीजिए और इस पूरे फंक्शन पर डायरेक्ट आप डेल्टा अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप देखिए इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ला आपको बताया था। तो आप यहाँ पर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जो भी कॉन्स्टेंट है उसे बाहर निकाल दीजिए। 3 डेल्टा x प्लस डेल्टा cos x, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3 डेल्टा x होता क्या है, देखिए x में पहले तो आप उसे इंक्रीज कर दीजिए x प्लस h, और वापस वही फंक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। डेल्टा की डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x प्लस h माइनस x, है ना, फंक्शन की जो भी वैल्यूज आती है अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये डेफिनेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर प्लस डेल्टा cos x क्या हो जाएगा, cos x प्लस h और माइनस cos x। तो देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, हमने डेल्टा की डेफिनेशन, डेल्टा का मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है। अब देखिए इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसके अलावा तो देखिए यहाँ पर चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया था, cos c माइनस cos d का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना मिला है 3h, और उधर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए तो वहाँ भी देखिए हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे।
2 साइन दोनों को प्लस कीजिए और हाफ कर दीजिए तो x प्लस एच बाई 2। और देखिए साइन d माइनस सी, x में से x प्लस एच आप सब्ट्रैक्ट करोगे इधर वाले में से ये एंगल, तो माइनस एच मिलेगा और उसका भी हम हाफ कर देंगे। जस्ट अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है कोस सी माइनस कोस डी का। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस आप आउट में ले लें, बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए फाइनली देखिए क्या मिलेगा हमें, -2 साइन एच बाई 2। और यहाँ पर कितना है देखिए साइन x प्लस एच बाई 2। और यही है देखिए फाइनल आंसर। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा भी है और साथ में शिफ्ट ऑपरेटर भी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑपरेटर को हमें यहाँ पर इस तरह से देखिए अप्लाई करना है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई। तो देखिए इसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये वाली यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हम देखते हैं, उनमें रिलेशन हम देखते हैं और यहाँ पर उन ऑपरेटर्स से रिलेटेड कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो भी हम यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। और देखिए जो भी एल्गोरिथम हम देखेंगे, इसके बाद जो भी मेथड्स हमें देखने हैं, उनमें देखिए ये ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो यहाँ तो देखिए ये यूनिट बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं फिलहाल। तो यहाँ हमें देखिए डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई और एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखिए एच की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस ई को 1 अपॉन ई का मतलब क्या होता है, देखिए 1 अपॉन ई का मतलब होता है इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो जो शिफ्ट ऑपरेटर का जो इनवर्स है उसे हम ई इनवर्स से भी हम डिनोट करते हैं। और ई इनवर्स कौन सा ऑपरेटर है ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप स्टार्टिंग से देखिए, वीडियोस देखें, तब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से देखिए पिछले वीडियो लेक्चर देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई, तो देखिए डेल्टा स्क्वायर और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई इनवर्स, और फंक्शन क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए पहले तो आप ई इनवर्स ऑपरेट इस पे कर दीजिए, फिर जो भी आउटपुट आएगा उस पर डेल्टा स्क्वायर ऑपरेट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम इस डेल्टा को भी ई में बदल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा और ई में क्या रिलेशन होते हैं मैंने आपको बताया था। तो देखिए डेल्टा होता है ई माइनस 1 और साथ में क्या है, देखिए ई इनवर्स एक्स क्यूब। और देखिए ये मैंने आपको बताया भी था, एक रिलेशन हमने यहां पर देखा था, जो डेल्टा होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए ई माइनस आई। डेल्टा ई माइनस आई के इक्विवेलेंट होता है, तो डेल्टा के स्थान पर हम ई माइनस आई पुट कर सकते हैं। और आई की वैल्यू 1 हमने ले ली है यहाँ पर। 1 क्यों ली है, क्योंकि यहाँ राइट साइड में एक फंक्शन है। फंक्शन के साथ जब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है तो उसे हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, 1, ये लीजिए। अब देखिए ई माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ई माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, देखिए ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। और वैसे देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करते। अगर हम देखिए नियम की अगर हम बात करें तो वास्तव में यहाँ पर ई माइनस 1 क्या है, देखिए ई माइनस 1 एक ऑपरेटर है। और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर के लिए आपको मैंने बताया था, देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम मैंने आपको बताए थे। और उसके अनुसार देखिए किसी भी ऑपरेटर की जो पावर होती है उसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और जब आप इसको इस तरह से, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ई माइनस 1 -1 और ई माइनस 1, जब आप इसे सोल्व करोगे तो इस तरह से रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। तो बाकी प्रोसेस ये होती है, हम ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा आउटपुट में फाइनली, इसलिए यहाँ पर देखिए e-1 का होल स्क्वायर इस तरह से आप लिख दें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि एक तरफ कांस्टेंट है, देखिए e और 1 आपस में क्या होते हैं, देखिए कम्यूटेटिव होते हैं। e और 1 क्या होते हैं, आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए e-1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमेशा इस तरह से ओपन नहीं होता। जैसे हम बात करें देखिए मैट्रिक्स की, किसकी बात करें हम, मैट्रिक्स की। सपोज कीजिए दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, और इन मैट्रिक्स के सम का स्क्वायर हमें करना है, इनके योगफल का वर्ग हमें करना है। तो इसे हम अगर इस तरह से लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत होगा मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आपने देख रखे हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि a और b कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करते। क्योंकि आपको पता होगा मैट्रिक्स a b इज नॉट इक्वल b a, हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कभी कभी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये जनरल केस नहीं है, मतलब ये हमेशा नॉट इक्वल होते हैं। हम यूं नहीं कह सकते देखिए कि ए बी और बी ए बराबर हो जाए, ये कहना गलत होगा। हाँ, कभी कभी कुछ कंडीशंस में दोनों अगर जीरो मैट्रिक्स लेंगे तो वो इक्वल हो जाता है, लेकिन देखिए हमेशा इक्वल नहीं होते, इसलिए हम जनरली ऐसा कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती, मैट्रिक्स ए को बी से गुणा करो और बी को ए से गुणा करो, अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, हमेशा ए बी बराबर बी ए नहीं होता, इसलिए ये इससे ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, देखिए जो रूल है, देखिए रूल क्या कहता है, देखिए किसी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है, ए कोई मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए इंटू ए होता है ना। वो भी लॉ ऑफ इंडिसेस को फॉलो करते हैं, घातांक के नियम को। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी को ए प्लस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसी मैट्रिक्स को स्वयं से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इस तरह का केस मिलता है a इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करें, देखिए a को इन दोनों से करें ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट सही माना जाएगा, ये रिजल्ट गलत माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, हालांकि मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया ए बी नॉट इक्वल बी ए, ऐसा केस होता है ना, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। हाँ, कुछ केसेस में हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए ये नॉट नेसेसरी, इनका इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केस में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए ये इक्वल हो जाए, ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये दोनों जब बराबर नहीं है हमेशा, तो फिर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हालांकि बहुत छोटी बात है। तो फिर यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखना ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे मैट्रिक्स में। हालांकि यहाँ पर हम मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैट्रिक्स नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑपरेटर हम देख रहे हैं। तो देखिए ऑपरेटर के साथ जब भी कोई कांस्टेंट आ जाए, आप डायरेक्ट वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, डायरेक्ट उसे एक्सटेंड कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, क्योंकि ई और 1 क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। और सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी, जब मैंने आपको 5-6 प्रॉपर्टी बताई थी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही बताई थी मैंने कि कोई भी ऑपरेटर किसी कांस्टेंट के साथ क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। डेल्टा सी किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा सी लिखें या सी डेल्टा लिखें, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं किसी फंक्शन के साथ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम ऐसे स्क्वायर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए ई इनवर्स अगर अंदर ऑपरेट करें तो देखिए ई की 1 पावर -2 ई की पावर 0 प्लस ई इनवर्स, ये केस हमें मिलेगा। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, ई की पावर माइनस सभी में से 1 पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर e की पावर 0 होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ जब कोई फंक्शन आता है तो उसे हम 1 ले सकते हैं। तो e की पावर 0 यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, e-2 ये 1 हो गया प्लस ई इनवर्स,
तो देखिए यहाँ पर हम और कैलकुलेशन करेंगे, इसको देखिए स्पेस मेंटेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथ में क्या है, एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब को हम अंदर देखिए ऑपरेट करेंगे, और देखिए एच की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एच की वैल्यू कितनी दे दी, यहाँ पर 1 दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ई अप्लाई करेंगे। वैसे ई करता क्या है, एक्स को एक्स प्लस एच में बदल देता है। एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x² प्लस, और देखिए ई इनवर्स क्या करता है, एक्स को एक्स माइनस एच में बदल देता है, माइनस एच कम कर देता है, और एच की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है। ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ये लीजिए। एक मिनट, यहाँ एक्स क्यूब है, देखिए कभी कभी क्या मिस्टेक हो जाती है, यहाँ एक्स क्यूब है। देखिए हर जगह क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ भी आप एक्स क्यूब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 3 पावर है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब हमने अंदर लिया, तो यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। ओके, करेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई की पावर यहाँ पर एक्स प्लस एच में बदलेगी, ई इनवर्स यहाँ पर एक्स माइनस एच में बदलेगा। एच की वैल्यू क्या है, 1 है, साइड में आप लिख लीजिए। गिवन दैट क्या दिया है, एच का मान हमें 1 दे रखा है, वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। रिजल्ट आ चुका है, केवल कैलकुलेशन बाकी है। कैलकुलेशन से नहीं बचा जा सकता, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, और कैलकुलेशन का कोई अल्टरनेट होता भी नहीं है। देखिए कैलकुलेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्यूब है, देखिए ये हम ओपन करेंगे। देखिए x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम आप लगा दें। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो x पे 3 पावर से आप क्या है 1 पावर कम करते जाएं, और इस 1 पे आप पावर बढ़ाते जाएं, तो 1 की पावर बढ़ेगी, x की पावर घटेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपली, और इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं 3 पावर के, वो क्या होते हैं 1 3 3 1, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम आप देखें तो इस तरह से आप फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हो, ज़्यादा हमें फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, बीच में माइनस आ जाता है तो प्लस माइनस चलेगा। तो देखिए एक्स पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक्स पे 3 पावर हम ले लेंगे, एक्स पे क्या लेंगे, देखिए 3 पावर। अब उसके बाद देखिए एक्स की पावर 1 करेंगे, और इस सेकंड टर्म में यहाँ पर 1 है, तो इस सेकंड टर्म पे पावर बढ़ाते जाएंगे और फर्स्ट टर्म की पावर कम करते जाएंगे। यही तो बाइनोमियल थ्योरम होती है। और देखिए अल्टरनेटली हमें प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि बीच में माइनस है, और साथ में हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी लेने हैं। 3 पावर के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3c0 3c1 3c2 एंड 3c3, दैट इज 1 3 3 1। वैसे आप डायरेक्ट ध्यान रखें, देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए तो यहां पर देखिए हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, सीधे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओ सॉरी 1 3 3 1, 1 3 3 और 1, अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पर चलेगा। ये लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल होगी और कुछ टर्म यहाँ पर बचेगी। रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ देखिए x² वाली टर्म हम देख लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ये देखिए 3x² और माइनस 3x² कैंसिल,
उसके बाद देखिए ये जो +1 है ये इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमें क्या मिला, तो देखिए यही फाइनल रिजल्ट है, x³ माइनस, तो यहाँ -x³, और देखिए यहाँ तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, देखो 3 टर्म है यहाँ पर, ये +x³ ये हो जाती है प्लस की 2x³, और यहाँ पर ये -2x³, यानी ये तीनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा कैंसिल होता है उतना अच्छा लगता है ना, उतनी ही टर्म के कम हो जाती है तो कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 3x ओनली 6x, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ कट गए और 3x बच गए। तो यहाँ पर देखिए 3x और 3x कितना है, देखिए 6x, और दिस इज फाइनल आंसर। यही है हमारा प्यारा सा आंसर, केवल कैलकुलेशन, वो भी सिंपल सी कैलकुलेशन। वरना देखिए हमने इस ऑपरेटर को तो यहीं अप्लाई कर दिया था इस जगह, ठीक है, ये यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया था, पहले उसे हमने सोल्व किया। और यहाँ पर देखिए डेल्टा को भी ई की टर्म में लिखा जा सकता है। ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को हम ई माइनस आई, और आई की जगह 1 ले सकते हैं। जब भी हम साथ में कोई फंक्शन लेते हैं आई की जगह आप 1 लें, ठीक है। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर देखिए इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए e की पावर ax log bx, इसका हमें क्या निकालना है, डेल्टा हमें निकालना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चलिए इसको भी हम सोल्व करेंगे। और 1 बाय 1 देखिए यहाँ पर बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हमें देखना है। चलिए तो यहाँ देखिए आप डेल्टा निकालना है हमें e की पावर ax log bx, e की पावर ax log bx। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये सिंगल टर्म है, तो यहाँ सीधा आप डेल्टा अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए e की पावर a, x की जगह क्या हो जाता है, देखिए डेफिनेशन तो ये रही डेल्टा की। किसी फंक्शन का जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो उस फंक्शन में x की जगह x प्लस h पुट कर देते हैं, और माइनस उसी फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले तो हम x की जगह x प्लस h हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जगह x प्लस h हमने पुट किया, उसके बाद देखिए log b x प्लस h, ये लीजिए, और माइनस क्या करेंगे, जो भी फंक्शन देखिए गिवन है, क्या गिवन है, देखिए e a x, और यहाँ पर देखिए log bx, ठीक है। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है, दे रखा। तो डेफिनेशन हमने अप्लाई की, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिला है। चलिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, डेल्टा की डेफिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। जहाँ x था वहाँ x प्लस h रख दीजिए, और वही फंक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही है देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, देखिए इसको। अब यहाँ देखिए हमने अप्लाई कर दिया है, जो भी डेफिनेशन थी डेल्टा की फॉरवर्ड डिफरेंस की, वो हमने अप्लाई कर दी। अब तो केवल कैलकुलेशन बाकी है, इसे हम किस तरह से सिंप्लीफाई करें, बस इतना सा काम यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए हम e की पावर ax हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए e की पावर ax, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए e की पावर ah हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, e की पावर ah, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर साथ में क्या है, log, और देखिए यहाँ है log bx, कितना है log bx, तो इसमें से भी हम x बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी log bx हम बना लेंगे ताकि कॉमन आ जाए, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए x आप कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो यहाँ देखिए 1 प्लस h अपॉन x हमें मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन। और साथ में क्या है, देखिए log bx, ये पूरा ही नंबर देखिए इस log फंक्शन के इनपुट में है, ठीक है। अब यहां पर देखिए log फंक्शन की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। देखिए ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, देखिए लिखना ही बेकार है, फिर भी लिख देता हूं। तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n। यहाँ पर देखिए बेस मैंने शो नहीं किया है,
और इसका जो बेस होता है, लॉग फंक्शन का बेस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेस में यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती, बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और एक बात और ध्यान रखना है, बेस की वैल्यू 1 भी नहीं होती, वरना वो अनडिफाइंड केस हो जाएगा। लॉग फंक्शन का बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है बट नॉट इक्वल 1। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब भी लॉग फंक्शन की हम बात करते हैं, देखिए इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर देखिए log x ऑन बेस a, ये भी 0 से बड़ा होता है और ये भी 0 से बड़ा होता है रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 से दोनों जगह पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ बेस 1 नहीं होता, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि देखिए इस बात की इतनी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें हैं, मैथमेटिक्स में ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर हम लॉग फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर बेस हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर बेस होता क्या है, 0 से बड़ा होता है बट नॉट इक्वल 0। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से देखिए ब्रेक कर सकते हैं, log m प्लस 1 प्लस h बाई एक्स माइनस log bx। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए चलिए इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, हो गया, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपली यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी हमने यूज की इस जगह, log m n होता क्या है, log m प्लस log n। देखिए हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया है ना, हमने सीधा डेल्टा अप्लाई कर दिया है, जो भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है अप्लाई कर दी। चलिए अब यहाँ पर हम log bx यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर कितनी है, e की पावर है ah, उधर log bx। तो यहाँ पर देखिए log bx हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें e की पावर ah और माइनस 1। और देखिए जब भी log फंक्शन कॉमन लिया जाता है तो राइट साइड में लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है, इस तरह से। तो क्या कॉमन लिया हमने, फर्स्ट और इस टर्म में से ना, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो e की पावर ah के साथ हमें log bx मिलेगा, और ये log bx हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। और कॉमन log फंक्शन आप राइट साइड में लें, अगर इसी टर्म को अगर देखिए इस तरह से लिख दिया जाए, अगर हम पहले कॉमन ले लेते हैं तो देखिए एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है। यहाँ पर देखिए ये जो bx है, bx के साथ ये लगता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यह log फंक्शन का इनपुट दिख जाता है। log फंक्शन में हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, देखिए इनपुट हम दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा देखिए बड़ा अजीब सा लगता है ना, इसलिए आप log फंक्शन को जब भी लें तो राइट साइड में ही लिखें, ताकि आपको यहाँ पर देखिए सबको पता लग जाए कि ये एक टर्म है और एक टर्म ये है। अगर ये उधर लिख दी तो bx के साथ मानी जा सकती है, थोड़ा लॉजिकली सही नहीं होगा। तो log फंक्शन में देखिए यहाँ पर इस तरह का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए e की पावर ah माइनस 1, ठीक है, log bx हमने कॉमन ले लिया, और एक टर्म और यहाँ पर हमें मिलेगी e की पावर ah, और साथ में क्या है देखिए यहाँ पर 1 प्लस h अपॉन x, ये लीजिए। तो यहाँ देखिए फाइनल कैलकुलेशन तक हम पहुंच चुके हैं। ex बाहर हमने पहले कॉमन ले लिया था और यहाँ अंदर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज फाइनल आंसर। हालांकि देखिए डेफिनेशन यही हमने अप्लाई की थी, बाकी तो बाद में हमने कैलकुलेशन की है, जो कि हम बहुत पहले से करते आए हैं। कैलकुलेशन कोई नई चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट हमें मिला है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल हमें सोल्व करना है, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, साथ में देखिए h की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं।
हालांकि देखिए सभी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, हमें अच्छा बनना पड़ता है मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहाँ पर डेल्टा अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। डेल्टा 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह x प्लस h हम रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर x प्लस h का मान 1 है। और यहाँ पर देखिए x की जगह भी हम क्या रख देंगे, x प्लस 1। वैसे x प्लस h रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए h की वैल्यू क्या है, देखिए h की वैल्यू 1 यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ भी तो हमने डेफिनेशन ही नहीं लगाई। तो थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ा देते हैं। हमें अभी तो डेल्टा की डेफिनेशन कवर करना है। और डेल्टा की डेफिनेशन क्या कहती है, उसी फंक्शन को वापस हम सबट्रैक्ट भी तो करते हैं, x प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की जगह हमने रखा x प्लस h, जहां भी x है वहां x प्लस h रखा, h की वैल्यू 1 है, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। और उसी फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, देखिए सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्टोरियल बड़ा है इससे, तो यहाँ पर देखिए बड़े को छोटा कर सकते हैं हम किस तरह से। यहाँ देखिए ये x प्लस 2 है, पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं सोल्व करके, x प्लस 2 फैक्टोरियल। और ये क्या है, देखिए 2 की पावर x और x प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ हम देखिए कॉमन ले लेंगे, और वैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस x प्लस 2 को आउट करोगे तो अंदर एक कम हो जाता है ना, ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन आपने देखा होगा। देखिए फैक्टोरियल n होता क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस 1। चलिए तो यहाँ पर हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की है, और माइनस 2x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। अब तो देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए 2 की पावर x और अपॉन में देखिए x प्लस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा देखिए 2 की पावर x, कॉमन निकाल लिया तो 2 बचेगा, ठीक है, 2 की 1 पावर बचेगी। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 2। चलिए तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक की कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। 2 की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया है, और कॉमन लेने पे देखिए यहाँ 2 की पावर x कॉमन के बाद 2 बचेगा, और अपॉन में x प्लस 2। तो ये रिजल्ट हमें मिला है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए माइनस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा फाइनली माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू 2 की पावर x डिवाइड बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाता है, देखिए फैक्टोरियल x प्लस 2।
ये लीजिए, क्योंकि देखिए किसी फैक्टोरियल को उससे अगले नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टोरियल 1 प्लस हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है, फैक्टोरियल n को यदि हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 बन जाता है। किसी फैक्टोरियल n को, यहाँ n फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल को हम जस्ट अगले नंबर से, यानी n के बाद कौन आता है, n प्लस 1 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 4 है ना, यहाँ 4 फैक्टोरियल हमें इस तरह से मिल जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखिए इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 और इसका मतलब हो जाता है जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 4 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल। बहुत बेसिक सी बातें हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है और यही है देखिए हमारा फाइनल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, दिस इज फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कितने एग्जाम्पल है देखिए मुझे भी पता नहीं है ना, यहाँ पर देखिए बढ़ेंगे हम आगे। चलिए वैसे देख लेते हैं ये 9th एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए केवल 2 एग्जाम्पल और हमें सोल्व करना है और इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट u0 u1 u2 u3 u4, तो यहाँ पर देखिए u1 u2 u3 u4 हमें दे रखे हैं और डेल्टा 4 u0 हमें निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा 4 u0। अब देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है। देखिए fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं yx, यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में fx को ऐसे लिखें, क्योंकि जनरली एलजेब्रा में हम क्या लिखते हैं, देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। जब हम यहाँ पर देखिए एलजेब्रा में किसी फंक्शन की डेफिनेशन, उसके डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसकी हम बात करते हैं प्रांत, परिसर से प्रांत की, तो वहाँ पर 1 फंक्शन, 1 फंक्शन है ना, एक एक की अच्छा तक। तो वहाँ पर देखिए हम जब भी फंक्शन लेते हैं y इक्वल एफ हम मानते हैं रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फंक्शन को देखिए fx भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। y की वैल्यू fx के इक्वल ही तो होती है। तो देखिए fx लिखें या फिर y लिखें, या फिर देखिए y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर yx, इस बात को यहाँ सफिक्स में भी हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस बात को तो आप भूल जाएं, सिंपल सी बात है ये वाली, केवल इस बात को आपको ध्यान रखना है। fx ऐसे लिखें या फिर yx, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम fx+2 की बात करें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बात है, कहीं भी आप नोट कर लीजिए, fx और yx इस तरह से लिखें, एक ही बात है। चलिए एक ही बात है तो इस बात को अब खत्म कर देते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन u0 का। u0 का मतलब क्या है, यहाँ पर u0 का मतलब f है, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन को u से डिनोट किया गया है, ठीक है। और हम जनरली किससे करते हैं, हम y से करते हैं, yx से। तो फंक्शन देखिए yx, यहाँ पर देखिए yx की जगह किससे किया गया है, ux से। सिंबल कुछ भी लिए जा सकते हैं, ux का फंक्शन है तो ux ऐसे लिखेंगे, और वैसे यहाँ पर ये fx ही होता है, ठीक है। fx को हम yx ux कैसे ही हम डिनोट कर सकते हैं, कॉमन सी बात। चलिए तो यहां पर सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर जो भी हमें दे रखा है लिखें आप, गिवन दैट देखिए क्या दिया गया है यहां पर, एक तो u0 हमें दे रखा है, u0 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, और u1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 11, u2 कितना दे रखा है 23, u2 की वैल्यू 21 है, सॉरी कितनी है 21। तो देखिए यहाँ पर u0 u1 u2 u4 तक हमें दे रखा है,
U3 28 और U4 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी देखिए 29। चलिए तो यहाँ पर देखिए U1 से लेकर U4 तक की वैल्यूज हमें यहाँ पर दे रखी है 1, 11, 21, 28, 29। क्रॉस मैच कर लेते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है देखिए डेल्टा 4, यानी हमें फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखिए उसे हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए डेल्टा 4 U0 इक्वल, यहाँ पर U0 का मतलब एफ ऑफ एक्स ही है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को UX से डिनोट किया है। हालांकि y लेते हैं, y की जगह u भी लिया जा सकता है, बहुत सी जगह आपको u भी मिलेगा। तो यहां पर देखिए डेल्टा 4, डेल्टा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए e-1 बताया था मैंने आपको, और e-1 रिलेशन होता है ये वाला रिलेशन, डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है e-i, और i की जगह 1 लिया है हमने। 1 क्यों लिया है, क्योंकि साइड में एक फंक्शन है। साइड में जब एक फंक्शन होता है i के साथ कोई फंक्शन लिया जाता है तो i 1 की तरह वर्क करता है, i को हम 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए e-1 की 4 पावर का फॉर्मूला हमें लगाना है, लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो 4 पावर होती है, 4 पावर के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 4c से लेकर, है ना, 4c0 से लेकर 4c4 तक। तो 4c0 से 4c4 तक की जो वैल्यूज होती है 1, 4, 6, 4, 1, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। चलिए तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। ई पे सबसे पहले हम 4 पावर लगाएंगे, फिर माइनस, और फिर अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट, पावर कम करते जाएं। अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है 6, और 6 के साथ देखिए यहाँ एक पावर और कम कर दीजिए, -4e+1, ये लीजिए। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ यूज की, और यूज करके हमने इस तरह का रिजल्ट हमने निकाल लिया है। बहुत कॉमन सी बात है, 1, 4, 6, 4, 1, ये आ गए बाइनोमियल कोफिशिएंट। और यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है तो अल्टरनेट आपको प्लस माइनस लेना है, और यहाँ ई की पावर कम करते जाना है, और ई की मैक्सिमम पावर इस डिग्री के इक्वल, कितनी डिग्री है यहाँ पर 4, ये 4 पावर है, तो ई पे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 होगी, और कम करते जाएं। तो फर्स्ट टर्म पे पावर कम होती है, सेकंड टर्म पे पावर बढ़ती है। अब सेकंड टर्म पे क्या पावर बढ़ा है, वो तो 1 है, 1 पे कितनी ही पावर बढ़ा लीजिए वो तो 1 ही रहेगी। कॉमन सी बात है, साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए तो इस तरह की कैलकुलेशन में देखिए टाइम खराब नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको देखिए 5 पावर तक के जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट ध्यान रखना है। और देखिए बहुत कॉमन सी बात है, 1 पावर का तो कौन ध्यान रखता है, 1 to 1 ये 2 पावर है ना, a+b का होल स्क्वायर सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री के लिए, 2 पावर के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स याद न रखें। 3 पावर के लिए क्या होते हैं, 1, 3, 1, 1, 4, 4, 6, 1, है ना। और इसके अलावा देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी, 1, 4, 6, 4, 1। 5 पावर के लिए भी आप ध्यान रखें, 1, 5, 10, 10, 5, 1, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, ये 5c0 होता है, ये 5c1 होता है, ये 5c2, 5c3, 5c4। और देखिए अगर माइंड से मिस भी हो जाए तो देखिए निकालने कितना टाइम लगता है ना। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखे हैं, है ना, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय 11th क्लास में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए U0 हम अंदर ऑपरेट करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ई की पावर अगर fx पावर में 1 है, e(f(x) की हम बात करें, यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर यदि हम fx पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, fx + h, इस तरह से रिजल्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ fx को क्या लिया गया है, ux लिया गया है, तो ये किस में बदल जाएगा, देखिए ux + h। बात वही है, सिंबल बदल दिए गए हैं, संकेत बदल दिए हैं, बाकी
जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है, x की जगह हम क्या रख देते हैं, x प्लस एच। यहाँ अगर n पावर होती है तो यहाँ हम क्या कर देते हैं nh, और यहाँ n पावर हो जाएगी तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा nh। चलिए, तो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन हम लगा देते हैं 4 पावर। तो यहाँ क्या है देखिए u0, तो यहाँ क्या ये x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 प्लस 4h क्या हो जाएगा 0 प्लस 4h, और h की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें 1 लेनी पड़ेगी। आपको मैं बता देता हूँ 1 क्यों है यहाँ पर। यहाँ h की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि देखिए जो फंक्शन हमें दे रखे हैं, देखिए यहाँ जो भी फंक्शनल वैल्यू हमें दे रखी है 1 के इंटरवल पे, देखिए 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है वो फंक्शन हमें u0, u1, और आपको पता होना चाहिए देखिए ये ux, यही तो x की वैल्यूज होती है। जैसे आपको क्या दे दिया u2 दे दिया, u4 दे दिया, u6 दे दिया, u8 दे दिया। अगर इस तरह से आपको रिजल्ट दे रखे हैं तो यहाँ x की जो वैल्यूज है वो 2 के इंटरवल पे हो जाएगी। कितने इंटरवल पे हो जाएगी 2 के इंटरवल पे। यहाँ x की जो वैल्यूज है देखिए 1 के इंटरवल पे है। कितने कितने इंटरवल पे है 1 पे। तो यहाँ पर देखिए h की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी हमें। कितनी लेनी पड़ेगी 1। ये लिख दिया मैंने साइड में, h की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 1। और एक बात आपको ध्यान रखना है, देखिए e की n पावर किसी फंक्शन को इस तरह से बदलती है। ये मेन डेफिनेशन है शिफ्ट ऑपरेटर। जब n पावर होती है तो x में nh की वृद्धि हम कर देते हैं, है ना, x को x प्लस nh में हम बदल देते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर h की वैल्यू 1 हो जाए, h की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस h को क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। यानी n पावर क्या करती है x में प्लस n कर देती है। तो यहाँ पर हम वही बात यहाँ पर करेंगे। देखिए ये 4 पावर है, 0 में 4 प्लस कर देगी -4, 3 पावर है तो यहाँ इस x की वैल्यू में क्या कर देंगे हम 3 प्लस कर देंगे u3, 6 u2 -4 u1 और प्लस u0। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रिजल्ट हमें मिला है। और वैसे भी देखिए E4 u0 आप मेन डेफिनेशन भी लगाओगे 0 प्लस 4h। ये लीजिए हम करते क्या है, 4 पावर क्या करती है x प्लस nh, यानी x प्लस 4h। n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 पावर है। तो यहाँ पर देखिए h की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो ये u4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने अप्लाई की तो इस तरह का रिजल्ट मिला है। और ये सब वैल्यू 0 से लेकर 4 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो आपके पास है। तो यहाँ देखिए u4 कितना है, देखिए 29 माइनस 4 u3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ u3 कितना है 28। ठीक है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 112। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर u2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए u2 का ये रहा 21। तो यहाँ देखिए 21 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये लीजिए 126। u2 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है 6 u2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर u1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये रहा u1, यहाँ आप पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44 प्लस u0 कितना है यहाँ पर 1। बिल्कुल अब माइनर से कैलकुलेशन आ गई है। अब ये तो देखिए बहुत प्राइमरी एजुकेशन में हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं जब बच्चा छोटी क्लास में होता है। चलिए, हालांकि देखिए छोटी छोटी बातों में कभी गलतियाँ हो जाती है अगर ध्यान न रखें तो। हालांकि यहाँ पर बहुत आसान सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप प्लस कीजिए तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 135, 45, 55, तो यहाँ पर देखिए 156 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ इन तीनों को हमने प्लस कर दिया। देखो तीनों को हमने प्लस कर दिया। बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन की बात चल रही है ना, किस तरह से प्लस माइनस करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं। फिर इसको भी आप प्लस कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए इसको आप प्लस करोगे तो यहाँ पर देखिए अरे ये भी 156 हो गया।
ये तो बड़ा अजीब ही रिजल्ट आ रहा है। देखिए ये भी प्लस का 156 और वो माइनस का 156। ठीक है, खैर ये सब हमारे हाथ में नहीं है ना। ये सब जो भी रिजल्ट आ रहा है देखिए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हम केवल कैलकुलेशन करते हैं, जो आना है वो आएगा और जो जाना है वो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब चले गए, कुछ भी नहीं बचा, ये बचा यहाँ पर 0। तो यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डेल्टा आर वाई के इक्वल नेबला आर वाई आर प्लस के या के प्लस आर, एक ही बात है। चलिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करें, तो शो देट, एक ही बात है, शो कर देंगे। चलिए शो कर देंगे। तो यहाँ हम शो करेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना मजेदार क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है देखिए, नेबला आर वाई के प्लस आर। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, और बहुत मजेदार है। देखिए इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए इस नेबला को डेल्टा की फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, यहां हमें क्या करना है, देखिए इधर राइट साइड में नेबला है, नेबला का मतलब बैकवर्ड, और ये है देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर। अब यहां पर देखिए किस तरह से हम कैलकुलेशन करें। देखिए ये है नेबला आर। अब देखिए नेबला डेल्टा में कब बदल जाता है, नेबला है राइट साइड में, नेबला है लेफ्ट साइड में डेल्टा है। हम राइट साइड लेके चल रहे हैं तो नेबला को यहाँ डेल्टा में बदलना है। और एक बात ध्यान रहे, नेबला ई बराबर क्या होता है, डेल्टा। रिलेशन तो हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे, नेबला को डेल्टा में बदलना है। और आपको मैंने बताया था ई नेबला हो या फिर नेबला ई हो, ये किसके ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये प्रूफ भी किया था। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो यहां तो देखिए हम क्या बना सकते हैं, यहां पर इजीली हम नेबला ई हम बना सकते हैं। देखिए यहां डेल्टा की आर पावर है, तो यहां पर देखिए ई की आर पावर हम ले लेंगे और वाई के, एक ही बात है। अब यहां पर देखिए यहां जो एच की वैल्यू है वो हमें 1 मान के चलनी है। ठीक है, क्या लेके चलेंगे हम, 1 यहां पर लेके चलेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो आर पावर है, यहां हम इस तरह से कह सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह की कोई टर्म आ जाती है, जैसे x प्लस 4 है, इस x प्लस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर 4 fx। हम जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो आप ही बताएं कि h की वैल्यू हमने क्या ली, कॉमन सी बात है, यहाँ हम साइड में लिख देंगे, हमने h की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली है। और अब h की वैल्यू 1 लेके वापस आप e4 अप्लाई कीजिए इस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 4h, h तो हमने 1 ले लिया है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम e की जो डेफिनेशन ले रहे हैं, यहाँ पर e की डेफिनेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम h हम मान के चल रहे हैं, h की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं, 1, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेयर h इक्वल 1, यहाँ पर हमने ये 1 ले लिया। ठीक है, अब वापस आप e की पावर r इस पे अप्लाई करोगे तो देखिए वही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। y के किस में बदल जाएगा, यहाँ e की पावर r y के इक्वल y के प्लस r h तो 1 है, हटा देंगे, है ना। यहाँ h होता है नियम के अनुसार, लेकिन h का मान यहाँ पर 1 हमने ले लिया है। तो हम इस टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h इक्वल 1 लेकर। अब हमेशा यही यूज करना है, जब हमने h1 ले लिया तो 1 ही हमें यूज करना। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस का हम यूज करेंगे, घातांकी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखिए जो रूल मैंने आपको बताया है वो ही आपको अप्लाई करना है जो हमने उधर देखे थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ये हो जाएगा। और यहां पर देखिए क्या है, देखिए वाई के, और देखिए नेबला ई क्या होता है, डेल्टा। क्यों होता है, पढ़ा था हमने, हम जानते हैं कि ई नेबला इक्विवेलेंट टू डेल्टा, पढ़ा था।
और कब पढ़ा था देखिए, जब हमने रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स की हमने बात की थी, शायद थर्ड लेक्चर होगा, देख लेना आप, तीसरा चौथा जो भी है ना, थर्ड होना चाहिए। तो उस थर्ड वीडियो लेक्चर में देखिए हमने रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स की हमने बात की थी, तो वहां पर देखिए हमने ये सब पढ़ा था, ये कोई नई बात नहीं है। और यही तो है लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप बिल्कुल सिक्वेंसली आगे बढ़े रूल्स के अकॉर्डिंग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, RHS लेके चलते हैं, जब LHS नहीं आता है तो यहाँ बीच में घपला कर देते हैं और जैसे तैसे वो LHS ले आते हैं जैसे तैसे। हालांकि मैथमेटिक्स वाले बहुत चालाक होते हैं, लेकिन इन बातों पे देखिए, है ना, इन बातों से कोई मतलब नहीं रहता। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ें, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग। एग्जामिनर ने अगर वो बात आपको यहाँ जो भी आप घपला करोगे, देखिए अगर एग्जामिनर को पता चल जाती है तो फिर वो आपके मार्क्स काटेगा, ठीक है, आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से RHS से LHS तक पहुंचे अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, किसी प्रकार का कोई घपला ना करें। हाँ, वो अलग बात है जब आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो बिल्कुल लास्ट में वही करना है, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से ना, जो भी रूल्स आपको बताए हैं, जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वैसे ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स है, इतनी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, छोटी छोटी बातें अभी हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अरे ये तो एग्जाम्पल ही खत्म हो गए। तो देखिए यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिए हैं। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हमने सोल्व किए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।